नमस्कार, आप देख रहे हैं दाव पेश। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज 9 मार्च है, लेकिन आज के बाद जो अगली सुबह आएगी वो कुछ राजनीतिक दलों के लिए खुशियां लेकर आएगी और कुछ राजनीतिक दलों के लिए 5 साल के लिए मायूसी लेकर आएगी। लेकिन दावे अभी भी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है। ऐसे में 10 मार्च जब गिनती होगी वोटों की और ये प्रोसेस पूरा सुबह से ही शुरू हो जाएगा, शाम होते होते पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, उनकी सत्ता में कौन काबिज होने वाला है। क्या जो सत्ताधारी है वो रिपीट मारने वाले हैं या फिर विपक्षी दलों को मौका मिलने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दावे एग्जिट पोल के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिट पोल में आगे चल रही हैं वो और पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वो विपक्षी पार्टियां जो एग्जिट पोल में भी पिछड़ती दिख रही हैं, कैसे वो अभी से ही हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही हैं, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और किस तरह से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं नतीजों से पहले, उन पर भी हम नजर डालेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पंकज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, साथ ही शौकत अली समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, एसएन सिंह स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, यूपी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वो शब्दों के तीर सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि आप ईवीएम का मूवमेंट नहीं कर सकते। आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि आप ईवीएम का मूवमेंट नहीं कर सकते। आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया बयान। 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। तो आपने अभी अखिलेश यादव को सुना, लेकिन इस बीच मोहसिन रजा और अनुराग ठाकुर ने भी कुछ कहा है। भूपेश, जरा वो भी बयान सुनवाइए और उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाकर वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर हार को स्वीकार करने के तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। शौकत अली जी, अभी तो नतीजा आया ही नहीं, अभी से ही आप लोगों को ईवीएम पर चिंता क्यों सताने लगी है? प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे एक बड़ी अजीबोगरीब चीज, देश का किसान अपना और नौजवान देश बचा, पॉलिटिकल पार्टियों को ईवीएम बचा, निष्पक्षता पे आप सवाल। ये काम तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तमाम चुनाव हुए थे, हुआ कि किसी पॉलिटिकल हो कि हमें ईवीएम को बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ये कभी भारत में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। बचाना पड़ रहा है, लोगों को बचाना पड़ रहा है, पार्टी की वजह से बचाना पड़ रहा है, गाल की वजह से बचाना पड़ रहा है। क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने भदोही में नहीं देखा? लखनऊ के अंदर नहीं देखा क्या हुआ? निष्पक्षता पे आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल की वजह से खड़े हुए। ये भय पैदा किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, तभी हम लोग डरे हुए थे कि ऐसा ना हो कि ये लोग निष्पक्षता पे चोरी कर ले, निष्पक्ष होने ना दे चीजों को। इसीलिए हम लोगों को आज पहरेदारी करनी पड़ी। ये भारत में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं, जनता के वोटों की पहरेदारी कर रहे हैं। संविधान बचाने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है। इन चोरों से अब देश को बचाने की आवश्यकता पड़ी उनको। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। को
हार को स्वीकार करना, देखिए हार को स्वीकार करना, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में है तो हार और जीत तो दो पहलू हैं, कभी हार भी होगी कभी जीत भी होगी। लेकिन ईवीएम का इस तरह से नाम लेना ही पहली बार तो है नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि हमें करना पड़ रहा है, हमें प्रहरी बनना पड़ रहा है ईवीएम का। ये डर विपक्ष को क्यों सता रहा है? ये तो वही विपक्ष है ना जो कह रहा है कि भाई आप किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं एग्जिस्ट करने वाली है कम से कम उत्तर प्रदेश में, और वो जाएंगे और समाजवादी पार्टी वाले आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है तो ईवीएम से डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? प्रीति जी, ईवीएम से डर नहीं है, सवाल कुछ और है। ईवीएम से हम डरे हुए नहीं, ईवीएम पे कोई सवाल नहीं। बनारस में आपने वाराणसी में देखा, लाखों नौजवान सड़कों पे उतर आए, लाखों नौजवान ईवीएम बचाने के लिए गए, इसलिए गए कि ईवीएम की बदलने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। क्या ईवीएम नहीं पकड़ी गई? वहां पे डीएम के बारे में शिकायत नहीं की गई? वहां पे तमाम चीजों के एलिगेशन थे। निष्पक्षता पे सवाल है आज। हमें बचाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, ये सवाल है आज। हमें बचाने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी वो दुरुपयोग कर रहे थे अधिकारी। मैं एसएन सिंह जी से इस पर कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, ईवीएम को लेकर विपक्ष का डर कितना वाजिब है, वो भी ऐसे वक्त में कि सब देख रहे हैं कि भाई देखिए ईवीएम कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई गायब कर ले जाएगा और किसी को कान खबर नहीं होगी। ईवीएम पर आपकी भी पार्टी ने कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन बाद में उसी हार को स्वीकार भी करना पड़ा है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में इस तरह की बातों का आना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या संदेश देता है? पंकज जी आप म्यूट है। हाँ आप बिल्कुल, आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। कुछ पन्ने आप लगता है भूल गई। ईवीएम पर इस देश में सबसे पहले सवाल किसी ने उठाया था तो माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया था। 2009 की हार के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इनके जीएल नरसिम्हन जो इनके प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है इस पर, जिसका प्रीफेस लिखा लालकृष्ण आडवाणी ने, उसका विमोचन किया था माननीय नितिन गडकरी ने। तो ईवीएम पे अगर इस देश में सवाल किसी ने उठाया है बाकायदा बहुत ऑथेंटिक तरीके से, तो वो उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ईवीएम पर सवाल नहीं है, ना पहले था ना अभी था। देखिए सवाल जो उठ रहे हैं, आप उस सवाल को फ्रेम जरा सा, आपसे आग्रह है कि तथ्यात्मक रूप से करें। कोई ईवीएम पर इस समय सवाल नहीं उठा रहा है। और आप जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले बनारस के कमिश्नर इस बात के लिए खेद जता चुके हैं, मान चुके हैं कि उन्होंने गलती की उनके प्रशासन ने। आपका ईवीएम की मशीनों के इधर से उधर ले जाने का एक प्रोटोकॉल है, एक बाकायदा कैसे जाएगा सभी प्रत्याशियों को बताया जाएगा, उसके बाद वो सुरक्षा में ईवीएम इधर से उधर की जाती है। इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बनारस में, सोनभद्र में कई जगह कार्रवाई भी अफसरों पे हुई है। इसलिए ये कहना कि ये सब यूं ही हार के डर से सवाल उठा रहे हैं, मेरा ख्याल उचित नहीं है। ईवीएम में जो फैसला बंद है उस ईवीएम के फैसले को वैसा ही सामने आए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रशासन उस बुनियादी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करता है जिसके तहत ईवीएम के किसी भी मूवमेंट को के पहले सभी प्रत्याशियों को आप सूचित करते हैं, सुरक्षा में ले जाए जाते हैं, तो जाहिर है सवाल उठेगा। और ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं तो सरकार का, प्रशासन का, चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो आके स्पष्टीकरण दें। कल से बवाल हो रहा है, आज जाके उन्होंने माना हाँ गलती हुई। तो आप इस बात को इस तरह से मत सवाल उठाइए कि ये ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। लेकिन ईवीएम पर नहीं हो सकती है, लेकिन ईवीएम बदली जा सकती है। और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और जिस तरह से उसने गलती मांगी और अपने अफसरों पर कार्रवाई की, अभी सोनभद्र में भी कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है कि आप इस मतगणना और पूरे मतदान की जो शुचिता है, जो प्रक्रिया की शुचिता है, उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और इस एसएन सिंह जी, पंकज श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं उस बात में दम नहीं है, क्योंकि उसकी तो तस्वीरें सामने आई है और खुद बता रहे हैं कि वो अधिकारी तक मान रहे हैं इस बात को लेकर। तो इस बात पर जरा बताइए कि आप तो सत्ताधारी पार्टी हैं, आप तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, तो ईवीएम को लेकर इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही है? देखिए प्रीति जी, ये हार की बौखलाहट है जो समाजवादी पार्टी के अंदर से निकल रही है। आप देखिए कल जो ईवीएम पकड़ा गया और जिस ईवीएम में वोट पड़ा है दोनों अलग अलग है, उसको नहीं बता रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के भाई भी कह रहे थे, मैं इनको छोटा सा याद दिला दूं, 2009 में उड़ीसा में बीजू पटनायक की सरकार बनती है और कांग्रेस कहती है कि ईवीएम के नाते वहां सरकार बन गई। ये कह रहे हैं हम कभी सवाल नहीं उठाए। आप सुन लीजिए, जब आपका मौका आएगा तो आप बोल लीजिएगा।
देखिए, ईवीएम 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में रखी जाती है। कौन सी ईवीएम? जिसमें मत पड़ गए हुए हैं, और वहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। उसकी चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, एक चाबी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। डीएमएसपी को भी परमिशन नहीं होता है, किसी को भी परमिशन नहीं होता है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सबको बुलाकर उसको लॉक कर दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड और सारी चीजें दे दी जाती है और वो देखते रहते हैं। लिहाजा जो मत प्रदेश की जनता ने दिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी जो है इस बार प्रोपोगंडा वार कर रही थी, जमीन पर कोई कार्य नहीं की थी। 5 साल भी कोई कार्य नहीं कर रहे थे, वो इंतजार करते रहे कि कोई ऐसा चुनावी मुद्दा मिले जिसको हम चुनाव में लेकर जाएं। और जब किसानों का आंदोलन आया, उसके अलावा उन्होंने जमीन पर कोई कार्य नहीं किया। आप देखी होंगी, कोरोना काल जो आपदा पूरी दुनिया पे आया, पूरी दुनिया में उसके साथ कैजुअलिटी हुई, उस समय भी केवल फोटो खींचने और खिंचवाने, सरकार को बदनाम करने का काम किए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना काल नहीं लिया गया था। जब इस तरह से आप काम करेंगे, दूसरे तरफ हमारी जो सरकार थी, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार थी, उस पर जनता ने भरोसा, विश्वास दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी पर विश्वास दिखाया, और हमने जो जन कल्याणकारी कार्य किए थे, अंत्योदय की योजना को सफल बनाया था, हमने जो आवास, विकास, सड़क सुरक्षा दिया था, जो अंतिम व्यक्ति तक जो भोजन राशन मिला था, उसके नाते प्रदेश की जनता ने वोट किया। देखिए, अखिलेश यादव जी, एसएन सिंह जी, अगर आपने ये सारे वादे दावे पूरे किए हैं जनता के, तो फिर ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के जो आरोप है वो लगाने का मौका ही क्यों दिया जा रहा है? भाई अगर देखिए, समाजवादी पार्टी में बता रहा हूँ प्रीति जी, प्रोपोगंडावार आप पूछ लीजिए उनसे कि 5 साल में विपक्ष भी विकास की एक धुरी होती है, कोई भी कार्य किए हो, कोई लड़ाई लड़े हो, समाज में गए हो, कुछ भी गए हो, किसानों के कंधों पे बंदूक रखने के अलावा और कोई कार्य नहीं किए। देखिए, चुनाव के समय में भी जब आते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं? घूस भर देंगे, जो धार्मिक पुस्तक है उसको अश्लीलता से जोड़ते हैं, सुंदरकांड को आगे बढ़िए लिस्ट बनाते हैं। आप बताइए, अगर भयभीत नहीं थे तो करहल चले गए जो सुरक्षित मान के। अगर आप भयभीत नहीं थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह बनारस चुन लिए होते, अयोध्या चुन लिए होते, कहीं कुछ और चुन लिए होते। देखिए, मैंने जो है इन लोगों पे एक बड़ी शानदार कविता बनाई है कि जब लूट खसोट मचाओगे, जनता को डरवाओगे, प्रदेश का राशन खाओगे, मथुरा काशी नहीं जाओगे, तब ऐसा ही फल पाओगे। जब सत्ता में आते हो, खूब आतंक मचाते हो, हर जिले दंगा करवाते हो, महीनों कर्फ्यू लगवाते हो, आतंकी को छुड़वाते हो, भक्तों पर गोली चलवाते हो। क्या अजब तुम्हारा नारा है? अपराध से रिश्ता प्यारा है, कमजोरों का सब हमारा है, समाजवाद तो केवल नारा है। अब ईवीएम का रोना रोना है, काम तुम्हारा धोना है। कहते हैं कि दंगे इसलिए कम हो गए कि दंगा करवाने वाले तो सत्ता में बैठ गए हैं। शौकत अली जी, जो बात एसएन सिंह जी कह रहे हैं, रुक जाइए, जवाब दीजिए अब इन पर। अपने आपको अनम्यूट कीजिए और फिर जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए प्रीति जी, चुनाव हो गया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। अब ये दंगाई, लंकेश, फलाना पक्का कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि अब वोट तो पड़ना नहीं। उत्तर प्रदेश का जब पिटारा खुलेगा तब इनकी विदाई तय हो जाएगी। हताश तो है पिटारा खुलने से पहले तो, लेकिन शौकत अली जी, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, ईवीएम गायब होने की तैयारी की जा रही है, लेकिन देखिए जो फैक्ट है वो भी सुन लेना चाहिए। मैं रोकूंगी नहीं, आप अपनी निर्बाध अपनी बात कहिएगा। उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में सील है, निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं। अब इस पर भी आप शक को शुबा करेंगे, हंगामा करेंगे तो करते रहिए, अधिकारी कह रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैं शक इसलिए जाहिर कर रहा हूं, मैं लखनऊ की एक घटना याद दिला देना चाहता हूं। एक अधिकारी की गाड़ी जो है अंदर तक चली जाती है, जबकि परमिशन नहीं हुआ। मैं वहां मौजूद था। कैसे चली जाती है? कौन जाने देता है? कैसे इजाजत मिल जाती है उस अधिकारी को? अंदर तक गई, बाकायदा शिकायत की गई उसकी। तो ये शंका है हम लोगों को, कैसे उनको छूट मिल जाती है? डीएम की गाड़ी अंदर नहीं जाती है, कारों की गाड़ी अंदर तक चली जाती है, सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी अंदर तक चली जाती है। उनको परमिशन कौन देता? उसमें हथौड़ियां मिलती, छेनी मिलती, आरी मिलती, ताले मिलते, तमाम चीजें ऐसी रही थी उसके अंदर। तो ये शंका है हमारी, ये संदेह है हमारा। कई उसमें आपत्तिजनक और चीजें भी थी, ये संदेह है हमारा। इसलिए हम लोग इस पे आज पहरेदारी कर रहे हैं। क्यों शक न करें इस बात में, जब तमाम ऐसी चीजें मिल रही हैं, तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हम शक अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं है। हमारा वो कह रहे हैं कि हमें शक हो रहा है, हमें शक के सबूत मिल रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है?
हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। देखिए हम वो प्रीति काम जी, तो नहीं कर रहे हैं कि इनका गाड़ियां शक लगेगी जो है, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको इजाजत नहीं है हम वहां पर अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं जो देखिए कानून के अंतर्गत आता है। देखिए प्रीति जी, इनका जो शक है वो बेबुनियाद है। दरअसल या तो आंख अंधी हो या तो चश्मा खराब है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज है। और चोर को सब लोग चोर ही नजर आते हैं, मैं दोबारा कहता हूँ। देखिए जिस गाड़ी की चर्चा ये कर रहे हैं, वो गाड़ी कहाँ तक गई थी इन्हीं से पूछ लीजिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग कोरोना में जो वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को प्रोपोगंडा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कुछ दिन तक बनवाए, प्रीति जी आप देखेंगी। एहसन सिंह जी छोड़िए ना, वैक्सीन से बहुत आगे निकल गया उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर हमें शक हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है या ईवीएम की ईवीएम ही बदली जा सकती है, हम निगरानी कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है इसमें, वो ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए प्रीति जी, आप निगरानी करिए, सभी पार्टी के लोग निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और आपकी तरह आज हम भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है प्रीति जी। अगर कोई दिक्कत होती इस तरह से ईवीएम हैक करके सरकार बनती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में ईवीएम ठीक थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ईवीएम खराब हो गई। अरे भाई, अगर ईवीएम खराब रहती तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। नतीजे ठीक है, महाराष्ट्र में नतीजे आपके फेवर में आते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, और जब यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कि भाई सत्ता हाथ से बिल्कुल निकलती हुई जा रही है समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो वो ईवीएम पर दोष मढ़ लेते हैं। क्या इसी फॉर्मूले पर विपक्ष काम कर रहा है? किससे सवाल कर रही हैं आप? मेरा सवाल आपसे ही है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये इतनी देर से बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बुनियादी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, और मुझे अफसोस है कि आप उनकी बात को बढ़ा रही हैं। अरे ईवीएम पे कहां सवाल उठाया है? अभी मेरे सामने टेलीविजन चल रहा है, एसडीएम रमेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अभी जस्ट इसी समय अभी एसडीएम रमेश कुमार को निलंबित किया गया है। अफसरों पे कार्रवाई हुई क्योंकि विपक्ष ने घेरा, कहा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। ये एक बुनियादी बात है। ये पता नहीं कहां कहां का ज्ञान दे रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं। भाई कविता सुनाने का समय चला गया, हम भी सुना सकते हैं। आदम गोडवी की बड़ी मशहूर लाइन है, सुन लीजिए। उन्होंने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। डबल इंजन की सरकार का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेशों की सूची में नंबर 3 पर है। और जिस राशन योजना को आप बहुत धूमधाम से बात कर रहे हैं, वो उसका दूसरा पक्ष यह है कि 15 करोड़ लोगों के हाथ में आपने कटोरा बना दिया है, थमा दिया है। जो उत्तर प्रदेश पुरुषार्थी होता था उसको आप लाभार्थी बनाने की ओर घसीट रहे हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी घटी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में तो सबसे निचले स्तर पर है। आपने डबल इंजन की सरकार चलाई, हालत यह है कि ऑक्सीजन के बिना तड़प कर लोग मर गए। बहरहाल ये सब चुनाव के मुद्दे थे, जनता के सामने रखे गए, जनता जो फैसला देगी उसको सुधारे करेंगे। अभी का सवाल ये है कि आपका प्रशासन, आपकी सरकार स्ट्रॉन्ग रूम जो ईवीएम मूवमेंट को लेकर है उसके दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रही है। प्रशासन ने सवाल उठाया, जो विपक्ष ने सवाल उठाया, उसका नतीजा दिख रहा है ना, कई अधिकारियों पे कार्रवाई हो गई। ये सब गलत है क्या? अगर कुछ नहीं था तो कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? असली बात यह है कि इन लोगों के पास इस मूल प्रश्न का जवाब नहीं है कि आखिर वो नियम कानून से क्यों नहीं चलते हैं। इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है डॉक्टर अली जी, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई आप विपक्ष पर खामखा दोषारोपण कर रहे हैं, वो भी तब जब अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को बहुत आगे देख रही थी इन चुनावों में, 2 अगर चरण में छोड़ दूं तो बाकी चुनावों के चरणों में वो पिछड़ती हुई नजर आई है। लेकिन फिर भी एक फैक्ट्स के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे लोग, वो जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी भी कितने सीटों का क्लेम कर रही है। 403 में से उनके खाते में कितनी सीटें आने वाली है, जो वो सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें तो कम से कम लेकर आने ही वाले हैं। देखिए ये 10 तारीख तक इंतजार करिए, कल की बात है। कल के बाद उत्तर प्रदेश की आवाम को, उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों, पूरी जनता को, देश की जनता को भी पता चल जाएगा कि हम कितनी सीटें लेकर आए। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना। देखिए एक चीज बहुत, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमें शक नहीं करना चाहिए।
जितनी भी गाड़ियां पकड़ी गई है, जितनी भी चीजें पकड़ी गई, उनको किसी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा है, ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है, उनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने पकड़ा है और दिखाया है। इसी बात पे तो कार्रवाई हुई। और किस बात पे कार्रवाई हुई? उन्होंने बताया कि इनमें चीजें गलत है, हम लोगों ने पकड़कर दिखाया, तब आपने कार्रवाई की। आप लोगों ने पकड़ा होता तो हमें लगता आप निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एग्जिट पोल्स भी तो कुछ होते हैं ना। देखिए, मैं ये नहीं मानती कि एग्जिट पोल्स हमेशा सटीक होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है और किसके हाथ से साइकिल की रफ्तार धीमी हो रही है। प्रीति जी, शौकत अली जी, निकाले जाते हैं कि कैसे सर्वे कराए जाते हैं, किसके आधार पे दिखाए जाते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैंने कभी किसी चैनल वाले से पूछा भी नहीं। एक बार एक चैनल वाले से पूछा कि भैया मुझे ये बताइए जो आप दिखा रहे हो ये किस आधार पे दिखाते हो? अरे आपसे ही जान लेता हूँ जी, एक सीट पे एक जिले में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही? अगर आप मुझे 2 सीटें भी देंगी तो भी हम 150 हो जाएंगे। तो किस आधार पे दिखाते? ये आधार आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। वो दिखाते रहे, वो 5 लोगों से सर्वे करा के कुछ भी दिखाते रहे। कुछ चैनल ऐसे हैं जो मेरे पेपर में दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? जैसे मेरे पास खबरें आ रही हैं कि करके मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो ये कि मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से एसपी उम्मीदवार हैं योगेश वर्मा, वो दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बना दिया है ऐसा लग रहा है। मतलब आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। ये बड़ा हास्यास्पद भी लगता है कि राजनीति में ये स्तर आ गया है कि अब कैंडिडेट को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि भाई इधर उधर ना हो जाए ईवीएम के जरिए। प्रीति जी, 24 घंटे निगरानी हो रही, हम लोग 24 घंटे डटे हुए हैं। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई हम लोगों की कि कोई भी व्यक्ति आता है बगैर जांच की मत जाने दीजिए। ये ऐसा क्यों हुआ? देश का अन्नदाता भी अपने खेत बचा रहा है, हम लोग ईवीएम बचा रहे हैं। ये आया क्यों? क्यों? ये सवाल आया इसलिए क्योंकि राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद से ही अखिलेश यादव बौखला गए हैं और वो इसीलिए पहले से ही रोना रो रहे हैं ईवीएम का। प्रीति जी, मुझे लगता है इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। जिस दिन से चुनाव संपन्न हुए हैं, जिस दिन से हमारे यहाँ ईवीएम गई है, कैद हुई, उस दिन से हम लोग ड्यूटी, कोई बौखलाया नहीं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी है, वो सारी वो हरकतें करने के लिए तैयार है जो संविधान में जगह नहीं दी जाती है। लेकिन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है ईवीएम में इस तरह से सवाल उठाना, और सबसे पहले आपने ये भी बता दिया कि लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाए थे। पर कल जो भी पार्टी जीतती है या जो भी पार्टी हारती है, उसको सहर्ष उस हार या जीत को स्वीकार करना चाहिए या फिर इस तरह के ईवीएम वाली दोषारोपण में शामिल हो जाना चाहिए? सत्य क्या है? और प्लस कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में अब कोई कैंपेन नहीं हो रहा है, कहीं वोट अपील नहीं है, अपने आप को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों के साथ आती हुई दिख रही है? देखिए, पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में अगर चुनाव होता है और चुनाव में पार्टियां शामिल होती हैं तो जो फैसला आएगा उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई बहस है ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी इस बात को कह रही है कि हम जो फैसला आएगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जैसा बिहार में हुआ आखिरी वक्त पे, बहुत कुछ आप जानते हैं, काउंटिंग से लेकर बहुत सी कारगुजारियां जो लोग भी उसको निकट से देखते हैं वो जानते हैं। इसलिए शक है, इसमें सतर्कता है और यही वजह है कि मुअत्तल हुए हैं लोग, निलंबित हुए हैं। तो ये कोई बात ही नहीं है कि लोकतंत्र में इस तरह से फैसला आए और उसको कोई स्वीकार न करे। लेकिन एग्जिट पोल पे आपका आत्मविश्वास देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी नहीं, मेरा आत्मविश्वास नहीं। मैंने देखिए आपको बहुत क्लैरिफाई भी किया कि ये सटीक नहीं बैठते। देखिए, नहीं पंकज जी सुनिए, मैंने क्या कहा, आपने शायद अगर शौकत जी भी सुन रहे हैं उस बात को, मैंने कहा कि ये एग्जिट पोल के बाद, राकेश त्रिपाठी का स्टेटमेंट है, एग्जिट पोल के बाद जो रुझान है वो ये बता रहे, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते, ये बात भी मैंने कही है। तो ये क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कम से कम जो एग्जिट पोल है उसकी हकीकत जानते हैं। सच्चाई है कि पिछले लगातार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है जिन राज्यों में, एग्जिट पोल में सब वो जीती, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, लगातार, मतलब ये एक दो नहीं, कम से कम पिछले 4 ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है लेकिन एग्जिट पोल में वो जीत गई। और ये संयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में लगभग शायद ही कभी हारती हो जहां वो मेन कंटेंडर हो, जहां तीसरे चौथे नंबर तमिलनाडु और केरल की बात नहीं करता, लेकिन जहां पर झारखंड में भी यही हुआ था, वहां भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। और बंगाल में तो आंधी आ गई थी एकदम एग्जिट पोल में। तो एग्जिट पोल को लेकर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति एकदम घबराता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि
जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह प्रशासन है वो सवाल देती है। अब आपने पूछा कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या पूरा रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जनता के शोक को शक्ति में बदलने का काम किया और पिछले 3 वर्षों से कम प्रियंका गांधी लगातार सड़क पर थी। 18,000 हमारे कार्यकर्ता जेल में। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां हमने दमन उत्पीड़न के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जनता को संगठित न किया हो। एक विपक्ष की भूमिका हुई तो हमें इस बात को कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि दूसरी विपक्षी दल इस मामले में हमसे दोनों पीछे रहे। हमने पूरा एक जमीन तैयार की। हो सकता है हम इस फसल को न काट पाए, लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि बतौर विपक्ष हमने बहुत शानदार काम किया, बहुत मेहनत की है और सीटें नहीं बताएंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और हम सीटें नहीं बताएंगे। जनता, मैं बता रहा हूँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमें निराश नहीं करेगी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि आपको सीट बता दूं, लेकिन इतना हमें विश्वास है कि जनता के बीच जिस तरह हमने काम किया है वो हमें निराश नहीं करेगी। तो जो भी फैसला आएगा, आप एक चीज जान लीजिए, 7 मार्च को आखिरी वोट पड़े उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सभी पार्टियां ईवीएम सुरक्षा मात्र में लग गई। हमने क्या किया? लखनऊ में हजार महिलाओं का जूस निकाला, जिस तो खुद प्रियंका गांधी ने किया। लड़की हूं लड़ सकती हूं जो अभियान है उसको हम आगे ले गए। 40% महिलाओं को टिकट देना, ठीक है। देखिए, टिकट देना और उन्हें जिताओ उम्मीदवार बनाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनमें भी कई ऐसी पॉजिटिव गर्ल्स हुई जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। उनको टिकट नहीं मिला वो एक गलत बात है। लेकिन शौकत अली जी, कल को समाजवादी पार्टी तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए अगर सरकार बना लेती है तो भी ईवीएम बेवफा होगी। प्रीति जी, ईवीएम पे कल भी शिकायत नहीं थी और आज भी शिकायत नहीं। जिन चीजों पे शिकायत है बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने बताया, जहां जहां संदेह था वो भी क्लियर करके बताया। सरकार में आएंगे हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें स्नेह दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मत देकर ये फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। तमाम नौजवानों ने विश्वास करने का काम किया। वो जो तमाम जनसैलाब उमड़ा था, इस बात का प्रतीक था, इस बात का विश्वास था कि इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही नहीं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये विश्वास है हमारा। इसी विश्वास के साथ हम एंड कर रहे हैं अपने शो को। शौकत अली जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ एसएन सिंह भी बीजेपी से जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। नतीजों का इंतजार है, लेकिन विपक्ष इस वक्त चौकीदार बना हुआ है। लेकिन अगर वो चौकीदार बना हुआ है तो ऐसे में सत्ता पक्ष पर भी सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिख रही है। आखिर क्यों ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ की खबर ही चर्चा में आ रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब ये कह रही है कि हम भाई चौकीदारी करेंगे, और अगर हम चौकीदारी कर रहे हैं तो इसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। और इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है, तो फिर कुछ स्थितियां बहुत साफ होनी चाहिए जो इस वक्त नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर विपक्ष चिंता जता रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो सच है कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो सबसे पहले सटीक आप नेटवर्क 18 पर देखेंगे। तो सुबह से ही आप ट्यून करके बैठ जाइएगा हमारे चैनल को और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी तमाम अपडेट्स के लिए। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स जो आज हमारे इस डिबेट में, हमारी चर्चा में शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही।